हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैसे पूछा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर प्रथम कोटि से डेरिवेशन या प्रथम वेग स्थिरांक का व्यंजक नहीं पूछेगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ना आए हों, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आता है। ये लगभग में हर सेट में पूछा ही जाता है और ये हमको 4 से 5 नंबर देकर जाता है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आओ हम पढ़ते हैं पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। एक होती है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया समझना, शून्य कोटि, पहली बात कोटि क्या चीज हुई ना, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो लोग होते हैं हमेशा, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक होता है हमारा अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो देखो अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन, तभी हमारा क्या बनता है, उत्पाद। तो जिन अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या को हम उनकी कोटि कहते हैं। जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो हम एक ले ली चीनी और इसके बाद लिए पानी। तो हम जो चीनी पानी मिलाए और अंत में हमारा बन गया शरबत, अंत में बना शरबत। तो देखें हम चीनी किस अवस्था में थे, ठोस, और हमारे जो पानी था ये किस अवस्था में था, द्रव, और जो शरबत बना वो किस अवस्था में है, द्रव। तो देखो सांद्रतम परिवर्तन किसके हुआ, द्रव के नहीं हुआ। देखो पानी था, पानी अब भी द्रव है, शरबत बन गया तब भी क्या है, द्रव ही है। लेकिन देखे चीनी थी ठोस से किसमें बदल गई, द्रव में, ठोस से बदल गई हमारी द्रव में। तो जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या को उनके हम कोटि कहते हैं। जैसे ये दो अभिकारक थे, इसमें अभिकारक दो थे, तो अगर इनमें पूछे जाए इनकी कोटि पूछे जाए तो कोटि हमारी हो गई, देखो किनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, केवल चीनी, मतलब यहाँ केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, इसके लिए इसकी कोटि हमारी हो गई एक, हमारी वही कोटि एक। चूंकि इसकी सांद्रता में हम क्या बताए, कोटि किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकारक की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो, उन अभिकारकों की संख्या को उनकी कोटि कहते हैं। तो देखो ये चीनी एक अभिकारक था, पानी भी एक अभिकारक था, जो अभिक्रिया में मिलाया जाता है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो देखें यहाँ पानी द्रव में था, अब भी शरबत भी द्रव अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन हम देखें चीनी ठोस से बदल गई द्रव में, तो यहाँ केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, इसके लिए इसकी कोटि हमारी कितनी हो गई, एक हो गई। जैसे कि ये हुआ H2 हुआ प्लस Cl2 हुआ, ये हमारा बन गया HCl, बराबर कर लेंगे जितने H इधर, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु इधर होने चाहिए उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। तो देखिए H यहाँ 2 है जबकि यहाँ H एक ही है, तो गुणा हम कितने कर दिए, 2 से। तो अब हमें इनकी कोटि चेक करनी है। तो देखिए ये देखे पहले किस अवस्था में है, देखो ये अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो शून्य कोटि, जब कोटि ही नहीं पता है तब शून्य कोटि नहीं पहचान पाएंगे इतनी आसानी। तो ये जैसे देखे हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस हुई और क्लोरीन भी हमारी हो गई गैस, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारी क्या हो गई, गैस। तो देखे ये भी गैस था तो ये गैस है, ये भी गैस हुआ तो ये भी गैस हुआ। तो यहाँ पर इसकी किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभिकारक की सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई, शून्य। तो अच्छा समझ आ गया कि कोटि क्या होती है। यहाँ इसी टाइम आणविकता भी समझ जाओ, चूंकि आणविकता भी पूछा जाता है। आणविकता किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं उनकी आणविकता। जैसे यहाँ कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, 2, तो इनकी आणविकता हमारी कितनी हो जाएगी, 2।
अगर यहाँ देखा तो इनमें भी 2 पदार्थ भाग लिए, तो इनकी भी आणविकता हमारी कितनी हो जाएगी, 2। मतलब आणविकता की परिभाषा होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल पदार्थों की संख्या, कुल पदार्थों की संख्या को ही हम उसकी आणविकता कहते हैं। जबकि कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उनकी संख्या को उनकी आणविकता, उनकी कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो, अच्छे समझ आ गया होगा, यहाँ पर इसकी सांद्रता परिवर्तन हुआ इसलिए इसकी कोटि 1 हो गई। यहाँ किसी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए इसकी कोटि 0 हो गई, इसकी कोटि 0 हो गई। तो अब अच्छे से समझ आ गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, अगर किसी वस्तु की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है तो हर एक रासायनिक अभिक्रिया का एक वेग होता है, हर रासायनिक अभिक्रिया का एक वेग होता है। तो वेग कम होगा कि ज्यादा, ये निर्भर करता है कि सांद्रता में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है उसी पर तो निर्भर करता है इसका वेग कम है कि ज्यादा। जैसे चीनी देखो, चीनी जल्दी अगर पिघल रही तो इसका वेग अधिक होगा, इसका वेग कम होगा, उसका वेग कम होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। सांद्रता इसके ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। तो देखो, वेग निर्भर करता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता होगा, नहीं होता है, तभी तो ये क्या कहलाई है, शून्य कोटि। मतलब जो इसका वेग है, जो इसका वेग है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो हमारी क्या हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छा चलो, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर परिभाषा इस तरह नहीं पता तो यही कह देना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, जिसकी कोटि 0 होती है, जिसकी कोटि 0 होती है, अर्थात किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इनकी ये परिभाषा लिख लो। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये चीज तो अलग हम समझा दिए हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। मतलब यहाँ पर उसकी सांद्रता परिवर्तित हो, देखो शून्य कोटि में सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसका वेग सांद्रता में निर्भर नहीं करता है कि सांद्रता में कितनी जल्दी परिवर्तन, वो वेग उस पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए क्या हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया। या तो परिभाषा यही लिख देना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक के किसी भी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लिए हम ये एक अभिक्रिया ए थी, ए से हमारा क्या बन गया, बी प्लस सी, कुछ भी बन गया बी प्लस सी। तो देखो अभिक्रिया का वेग को हम लिखते हैं dx बटे dt, dx बटे dt, वेग को हम लिखते हैं dx बटे dt। x क्या है, तो x हमारी हुई सांद्रता, तो dx मतलब सांद्रता में परिवर्तन। देखो कहीं भी d लगता है तो d में क्या, d क्या होता है, परिवर्तन ही तो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन जो है dx बाई dt अभिक्रिया का वेग,
अभिकारक की जो सांद्रता है उसके प्रथम घात मतलब उस पर निर्भर नहीं करता, मतलब उसकी घात कितनी है, शून्य, घात शून्य है, उस पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब पावर कितना कर दो, 0। तो कभी भी अनुक्रमानुपाती हटता है तो हमेशा एक स्थिरांक आता है, कभी भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमेशा एक स्थिरांक आएगा, वो हमारा स्थिरांक आ जाता है कि यहाँ a के पावर हो गया 0। क्योंकि यहाँ पर ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेग स्थिरांक मतलब यही, देखो ये जब हटता तो एक स्थिरांक आता है, ये वेग है तो वेग के संदर्भ में ये स्थिरांक आया है, इसीलिए हम कहते हैं k को वेग स्थिरांक। k हुआ हमारा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक हुआ। यहाँ जैसे a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हमें ये बात पता है अगर किसी चीज़ की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 1। तो ये भी अच्छे के हमारा हुआ वेग स्थिरांक। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर a की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, इनका गुणा इनसे कर देंगे, इनका जब गुणा हम इनसे किए तो यहाँ dx a की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ k dt हो गया, k dt। किसी भी डेरिवेशन में हम d नहीं देखना चाहते हैं, d को हटाना रहता है, जैसे फिजिक्स में करो चाहे यहाँ पर करो, ये d हम नहीं देखना चाहते हैं, d क्या है, परिवर्तन, ये हमें नहीं दिखाई पड़ना चाहिए डेरिवेशन में। तो d हटाने का एक ही जुगाड़ है, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन का ये हमारा होता है भैया चिन्ह, इसका भी समाकलन कर दें, इसका भी समाकलन। ये बात ध्यान रखना कि जैसे समाकलन में अगर यहाँ पर जैसे dx है तो इसका हो जाएगा x, अगर dt है तो क्या हो जाएगा, कि ये नियम ही होता है कि अगर x है तो dx हो dx है तो x हो जाएगा, t है dt है तो t हो जाएगा, dp होगा तो t हो जाएगा, dk होगा तो k हो जाएगा, db होगा तो b। तो अगर इनका हम समाकलन कर दें तो ये dx है तो इसका समाकलन x है पीछे, तो हमारा कितना हो जाएगा x। यहाँ देखो k बाहर ले लेंगे, चूंकि जो d के साथ में रहता है उसको अंदर रखते बाकी सबको बाहर, तो यहाँ dt है तो इसका हो जाएगा t और यहाँ प्लस में आ जाएगा c। यहाँ पर c क्या है, तो जो हमारा ये c है, c को हम कहते हैं समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, c हमारा हो गया समाकलन नियतांक। c समाकलन नियतांक मतलब क्या हो जाए, समाकलन करते हैं तो मान में होती है बढ़ोतरी, और ये मान में कितनी बढ़ोतरी हुई किसी को कौन प्रदर्शित करता है, c। तो हम इसे समीकरण एक दिन में यहाँ c का मान निकालेंगे। तो यदि देखो यहाँ यदि t0 मतलब समय 0, यदि किसी अभिक्रिया में कोई समय नहीं लगा है, कोई समय नहीं लगा है, तो भैया उसकी सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x भी क्या हो जाएगा, x क्या है, सांद्रता, x हुआ सांद्रता, तो x भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखो अगर आप शरबत ही बना रहे हो तो शरबत जब पानी चीनी को मिलाने में कोई समय ही नहीं, ना मतलब शुरुआत ही नहीं की, मतलब कोई समय ही नहीं लगा, तो शरबत घुलेगा, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि t0 तो x भी 0, तो अगर इस समीकरण में यहाँ रख देंगे तो हमारा c का मान निकल जाएगा। देखो x का मान 0 रख दिए, k था, t की जगह हम 0 कर दिए और प्लस में क्या था, c, k शून्य चिन्ह मतलब c बराबर कितना आ गया हमारा, 0। अगर इस c का मान उठा के हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, चूंकि हमें निकालना है k का मान, निकालना है k का मान, k का मान। इस डेरिवेशन को हम यहाँ कर रहे हैं, ये ऊपर वाली चीजें हैं, ये हो गया सर। अब इसी डेरिवेशन को हम यहाँ कर रहे हैं, तो अगर जो c का मान है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम इस c का मान समीकरण 1 में रख दिए तो ये था x, kt और c का मान हमारा आ गया 0, तो x बराबर हमारा kt हो गया।
हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना, वहां कहेगा वेग स्थिरांक का व्यंजक मतलब के बराबर निकालना है। तो के एक्स जो टी बटे में हो तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो एक्स बराबर के बराबर एक्स बाई टी, एक्स बाई टी। ये हमारा हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर एक्स बाई टी। यहाँ के हुआ वेग स्थिरांक, एक्स हुई सांद्रता, टी हुआ समय, टी हुआ समय। तो अच्छे से ये समझ में आ गया होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार और फिर से समझा दें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है मतलब अभिक्रिया का वेग मतलब dx बटे dt वो निर्भर नहीं करता है, सांद्रता मतलब a तो पावर 0 कर दिए, यहाँ a की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ बचा केवल k, इनका गुणा इनसे कर दिए। हम जब कभी भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं वहाँ d नहीं देखना चाहते हैं, d को हटाना है तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए, dx हुआ k dt हुआ। हम जानते हैं कि अगर d के साथ में x लगा तो x हो जाएगा, dt लगा तो t हो जाएगा, dp लगा है तो p हो जाएगा। x हुआ, ये यहाँ पर t था तो t हो गया प्लस c, c हुआ समाकलन नियतांक, तो c का मान निकाल लेंगे। यदि t बराबर 0 तो x भी 0 होगा, तो यहाँ से c बराबर हमारा 0 आ गया है। इस c का मान यहाँ पर रख दो, चूंकि c का मान निकालना था, निकाल लिए। तो यहाँ x बराबर ये इतना आ गया, k निकालना था तो k बराबर x बाई टी, तो यहाँ k बराबर हमारा आ गया x बाई टी। यहाँ क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक आ गया। आशा हो गई आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त क्या होता है, प्राप्त करना है उसे क्या होता है वो प्राप्त करवाएंगे। इसके बाद इसके जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उनके बारे में बताएंगे। अगर ये दोनों चीज़ कंप्लीट कर लिए तो हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 नंबर जरूर से जरूर आ जाएंगे।